नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, हिंदी में जिसे कहा जाता है व्यक्तियों के कुल आय की गणना करना। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और इंग्लिश में ही सॉल्व होगा। एक एक टॉपिक को मैं बताऊंगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। और मैं दावा करता हूं एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर के लगातार हम आपको श्रृंखला पूरी उपलब्ध कराएंगे जो भी क्वेश्चन दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपके मस्तिष्क में एक बात होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक ख्याल होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। जब आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कार्य आसान हो जाएगा। कहता है द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ मनोरमा देवी। श्रीमती मनोरमा देवी जी हैं, इनकी इनकम का जो स्रोत दिया गया है। उसके बाद सबसे पहला कहता है सी इज़ गेटिंग अ सैलरी 50,000 पर मंथ। मनोरमा देवी को 15,000 रुपया प्रति माह क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। हर एम्प्लॉयर हैड प्रोवाइड हर विथ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिल्ली 6,000 पर एनम, फेयर रेंट 30,000 पर एनम। इनको कंसेशन में मिलता है और क्या मकान मिलता है। इनको रहने के लिए क्या मकान मिलता है? मकान मिलता है, जिसका 6,000 रुपया पर मंथ मिलता है। और फेयर मतलब उसका उचित है पूरे साल भर का 30,000, कोई दिक्कत नहीं। इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप गौर करके देख के लिख लेंगे। अभी आपको सॉल्व करना बताएंगे, घबराना नहीं है। दूसरा दिया गया है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, विनियोग से रिलेटेड कहा गया है 10% राजस्थान गवर्नमेंट लोन 50,000। उसके बाद दिया गया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 24,000। उसके बाद दिया है 60,000 10% फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 5 ईयर बैंक में पैसा इन्होंने एफडी कराया है। अब तीसरे नंबर पर आइए, तीसरे नंबर पे आएंगे। कहता है सी ऑन्स हाउस विच हैड बीन 2,000 पर मंथ लेट आउट किया। इनके पास मकान है, 2,000 रुपया महीना किराए पर उठाया है। फेयर रेंट की जो वैल्यू है 2,250 रुपया है। म्यूनिसिपल टैक्स 3,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद इन्होंने 100 रुपया खर्च किया है कलेक्शन पर, 3,000 रुपया खर्च किया है इंटरेस्ट ऑन लोन पर। उसके बाद दिया गया है अर्न किया है इन्होंने प्रॉफिट स्पेकुलेशन से 1,50,000 रुपया। उसके बाद सी रिसीव्ड 900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पर। उसके बाद मनोरमा देवी जी का स्पेकुलेशन लॉस है, जो पीछे लॉस हुआ था उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाइट बोर्ड जो हमारा है इसमें कई टॉपिक आपको बताना चाहते हैं। इसमें कई टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो हमें मिटा करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप समझदारी से काम लेंगे। आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्रीमती मनोरमा देवी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्रीमती मनोरमा देवी। हेडिंग लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ठीक है एस श्रीमती मनोरमा देवी, इसको आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन में फॉर द असेसमेंट ईयर दिया होगा उसे भी आपको लिखना पड़ेगा, इसे भी आपको लिखना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी
टोटल इनकम में सबसे पहले क्या आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको सबसे पहले लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी, ऐसे लिख लेंगे हेडिंग, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो क्वेश्चन में दिया है 15,000 रुपया महीना पाते हैं, ठीक है, 15,000 रुपया महीना पाते हैं। तो आपको लिखना है सैलरी 15,000 रुपया महीना, 12 मंथ का 1,80,000। उसके बाद क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि इनको एक मकान दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, 6,000 रुपया इनको क्या मिलता है? अनफर्निश्ड 6,000 रुपया पर एनम। उसकी फेयर रेंटल जो वैल्यू है 30,000 रुपया पर एनम है। वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट, वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट, वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट में आपको बताना चाहते हैं कितना मिलता है? 6,000 रुपया पूरे पर एनम मिलता है, सॉरी पर एनम, और 30,000 पूरा है। तो आपको बताना चाहते हैं कैसे निकाला जाएगा, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आपको कंसेशन रेंट के लिए वेतन का क्या % निकालना पड़ेगा? @ 15%। कंसेशन रेंट के लिए नियम है, मैंने बताया है, इनकम फ्रॉम सैलरी में 1,80,000 का 1,80,000 का 15% भागे 100, तो इनका आ जाएगा कितना, समझ रहे हैं? इनका आ जाएगा 27,000। लेकिन फेयर अलग है, 6,000 कंपनी क्या कर लेती है? काट लेती है। 27,000 आ रहा है, 6,000 कंपनी काट लेती है, तो इनको जो पैसा मिल रहा, इनको जो मिलेगा, मतलब कि वेतन का 15% जो कंपनी काट लेती है इनके वेतन से, 6,000 काट ले रही है, तो 21,000 रुपया क्या हो जाएगा? 21,000 रुपया हो जाएगा जो टैक्सेबल होगा। जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 2,01,000। इसे बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसको बोला जाता है क्या? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम मैंने गलती से लिख दिया है, ग्रॉस सैलरी बोला जाएगा इसको, ठीक है। अभी ग्रॉस टोटल इनकम कहाँ आएगा, कोई दिक्कत मत समझिएगा, बोल चूक लेनी देनी हो जाती है। 2,01,000, एक बार फिर से समझिएगा, 15,000 रुपया महीना सैलरी पाते हैं, 12 महीने का 1,80,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, जो इनको मकान मिला हुआ है तो वेतन का कोई जनसंख्या नहीं दी गई है, तो 15% निकाला जाता है। 1,80,000 का 15% निकाल लीजिए, 15 भागे 100, 27,000 आएगा। 6,000 कंपनी काट लेती है, मतलब मालिक काट लेता है इनके वेतन से, तो जो इनको मकान दिया गया है, जो इनको हाउस दिया गया है अनफर्निश्ड, उसका कितना? 21,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ग्रॉस सैलरी हो गई, लेस करते हैं डिडक्शन। लेस क्या करते हैं? डिडक्शन। डिडक्शन इसमें से माइनस कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति सैलरी से पैसा अगर कोई कमाता है तो 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है उसको सैलरी में। तो आपका कितना आ जाएगा? 1,51,000। ऐसे लिखते चलिएगा, 1,51,000 इनकम फ्रॉम सैलरी से जो टैक्सेबल सैलरी होगी वो होगा 1,51,000 रुपया। सैलरी मतलब पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। अब बात आएगी दूसरे पॉइंट पर। जब आप बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पर, तो दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जब आप आएंगे, जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे, तो वैसे दूसरा नंबर जो दिया गया है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अदर सोर्सेज होता है, दूसरा नंबर नहीं लिखा जाएगा, हाउस वाला लिखा जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि सी ऑन्स हाउस
विच हैड बीन लेट आउट 2000 पर मंथ, इन्होंने 2000 रुपया पर मंथ किराए पर उठाया है, कोई बात नहीं। फेयर रेंटल वैल्यू 2250 रुपया पर मंथ दिया है। म्युनिसिपल टैक्स 3000 रुपया दिया गया है। उसके बाद कलेक्शन चार्ज 100 रुपया दिया गया है। 3000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है। आपको बताना चाहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आपको जब आप हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़े हैं तो मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जगह भी नहीं है, वैसे भी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा होता है वो होता है एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपको लेट आउट दिया है 2000 रुपया महीना, फेयर रेंट दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया है। वो म्युनिसिपल टैक्स 3000 दिया है, वो म्युनिसिपल वैल्यू नहीं है। तो इसे भी 12 दूनी 24,000, 2250 गुणे 12। देखो फेयर रेंट और उसमें जो ज़्यादा है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे लिख देना है 2250 गुणे 12 हो जाएगा कितना, 27,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू डायरेक्ट आ गया। अगर आप लिखना चाहें तो सूत्र म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया है, फेयर रेंट एक्सपेक्टेड हो जाएगा। फेयर रेंट 2000 रुपये, फेयर रेंट कितना दिया है, फेयर रेंट दिया है यही 2250 रुपया महीना, 12 महीने का 27,000। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल रेंट 2000 रुपया महीना, दोनों में जो ज़्यादा होगा ये होगा 27,000। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। क्वेश्चन में बोला है म्युनिसिपल टैक्स 3000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दीजिए तो आपका नेट वैल्यू आएगा, नेट एनुअल वैल्यू 24,000। इसे बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू 24,000, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू 24,000 आया। अब उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको माइनस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू का 30% होता है। आपको पता है, आपको पढ़ाया गया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपकी कमी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, नेट एनुअल वैल्यू तो 24,000 का 30% निकाल लीजिए। नेट एनुअल वैल्यू का 24,000 गुणे 3 7200, 30% इसकी छूट मिल जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कहीं पर दिया होगा, दिया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिन्यूअल द हाउस, 3000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन भी है इंटरेस्ट ऑन लोन, म्युनिसिपल टैक्स भी है 3000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 3000 रुपया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 24,000 माइनस 7200 माइनस 3000, 13,800 रुपया। कितना आ जाएगा आपका टैक्सेबल, 13,800 रुपये आ गया। इन सारी चीज़ों को आप बेहतर ढंग से पढ़े हैं, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसे आप लिख लेंगे। फिर हम आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी तक सॉल्व हो गया। इसी के नीचे आपको करते जाना, मैं इसको मिटा दूंगा, आगे नीचे लाऊंगा, इसी को नीचे लेते जाना है, इसको बाद में ऐड कर लिया जाएगा, अभी लास्ट में ऐड कर लिया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसको आप लिख लीजिए। आपको अब तीसरी हेडिंग डालना है, लिखना है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तीसरी हेडिंग डालना है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो चेक करो बिजनेस का, भाई बिजनेस तीसरे नंबर पर आता है। तो क्वेश्चन में जब आप चेक करेंगे तो वही मिलेगा आपको, वही स्पेकुलेशन वाला 1.5 लाख रुपया इनका फ़ायदा हुआ है। स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट मतलब सट्टा होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट 1,50,000। उसके बाद आपको क्या करना है, लेस करना है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब देखो क्वेश्चन में देख लो, 4,000 रुपया सबसे नीचे दिया है, 4,000 रुपया पीछे साल का लाया गया है, ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब पीछे से लाया गया है 4,000,
सेट ऑफ कर लिया। सेट ऑफ का मतलब कि अगर कोई पीछे लॉस था तो सेट ऑफ कर दिया जाएगा। सेट ऑफ, लॉस था पहले, तो कितना बचेगा 1,46,000। चौथा नंबर आपको लिखना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नहीं दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो कैपिटल गेन से आपको मतलब ही नहीं रखना है। तो आपको लिखना है, अब चौथा नंबर पे आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आपको झंझट वहाँ होगी जहाँ परसेंटेज वगैरह का मामला होगा। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने बैंक में पैसा जमा किया है, कितना, ये चीज़ दिया गया है आपका दूसरे नंबर पे। एफडी में इन्होंने जमा किया है, राजस्थान वाले में जमा किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एफडी वाला 60,000 जमा किया है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 60,000 जमा किया है, 60,000 का 10% ब्याज मिलेगा, 6,000 रुपया इनको ब्याज मिलेगा। उसके बाद 10% राजस्थान गवर्नमेंट लोन, 10% राजस्थान गवर्नमेंट लोन। राजस्थान सरकार को इन्होंने लोन दिया है, इनके पास पैसा है, कितना लोन दिया है 50,000 रुपया लोन दिया इन्होंने, तो इनको यहाँ से 10% ब्याज मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट को लोन दिया इन्होंने, 5,000 रुपया ब्याज मिलेगा साल भर में। गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है 10%, इन्होंने कितने का खरीदा है 24,000 का। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना 24,000 का, 10/100 2400 जोड़ लीजिए, 6 5 11 11 2 13,400। इसके पहले कितना लिखा था, इसके पहले 1,51,000 13,800 लिखा था, सबको जोड़ लीजिए, आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम 3,24,200। ग्रॉस टोटल इनकम 3,24,200 लेस कर दिया जाएगा डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ये नहीं कुछ। 3,24,200 आपका आ जाएगा टोटल इनकम। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे, इसको लिख लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसको लिख लें पहले। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। आपको बताने जा रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, तब आपके दिमाग में सटीक तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके पहले आपको सभी चैप्टर पढ़े होने चाहिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग particular of his income for the year ended 31st March. No problem. क्वेश्चन में बोला है ए सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 30,000 पर मंथ। उसके बाद DA 5,000 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 1,000 पर मंथ, नो प्रॉब्लम। प्रीमियम पेड किया है एम्प्लॉयर ने, लाइफ एम्प्लॉयर मतलब मालिक ने, लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मतलब LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। पॉलिसी टेकन इन्होंने 10,000 लाइफ, बेनिफिट 600, नो प्रॉब्लम। प्रीमियम पेड किया है मिस्टर एक्स आउट ऑन पॉकेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन लाइफ 3,500। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट से इन्होंने 400 रुपया ब्याज कमाया है। उसके बाद कहता है ऑन हाउस
इज ऑन टाउन ऑक्यूपाइड ब्रदर इन लॉ फ्री, अपने मकान को अपने ब्रदर इन लॉ को फ्री में दे दिया है, रहने के लिए रहो। उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2000 पर मंथ दे रहा है। उसके बाद 400 इनका दिया गया है म्युनिसिपल टैक्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। तो इसमें आपको ध्यान देना है आगे। तो मैंने मंथ बोल दिया, मंथ के लिए माफ़ी चाहेंगे, 2000 पूरे साल का है। द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइड स्मॉल कार, मालिक ने इनको कार दी है। बोथ ऑफिस यूज भी करेंगे, पर प्राइवेट यूज भी करेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मालिक देगा, नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ बहुत शानदार है। तो मैंने पहले बताया है, जो स्टूडेंट इसके पहले इनकम फ्रॉम सैलरी वगैरह कुछ पढ़े होंगे उनके काम का पूरा है, उनको पूरा समझ में आएगा। नहीं पढ़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल इनकम निकालने के लिए मैंने हेडिंग पहले डाली है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं हम क्या, सबसे पहले हेडिंग डालिए इनकम फ्रॉम सैलरी। टोटल इनकम का पहला हेड क्या होता है? पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको बताना चाहते हैं, देखो भैया 31 मार्च को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला साफ साफ, इन्होंने 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर बोल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अप्रैल में नौकरी करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना इनको सैलरी मिलेगी। इनका कंप्यूटेशन जो हो रहा है तो 9 महीने का इनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? सैलरी 30,000 रुपया महीना, 9 महीने का 2,70,000 रुपया। उसके बाद डीए डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, वही 5,000 रुपया महीना, 9 महीने का 45,000 रुपया। उसके बाद आपको लिखना है इंटरटेनमेंट अलाउंस 1 अप्रैल से 31 दिसंबर किया है, 1,000 रुपया महीना। अगर सरकारी कर्मचारी है तो छूट मिलती है, इंटरटेनमेंट अलाउंस का नियम है। वैसे सरकारी तो है नहीं, प्राइवेट है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 रुपया महीना, 12 महीने का 12,000 रुपया। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस वाला मामला इन्होंने दिया, इसको छूट में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पॉलिसी 10,000 की है, मालिक है LIP पेमेंट कर रहा है। समझिएगा, LIP मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब किस्त 10,000 की किस्त में 10,000 का बीमा है, 600 किस्त है। तो मालिक कर्मचारी की ओर से पेमेंट कर रहा है, मालिक कर्मचारी की ओर से, एम्प्लॉय की ओर से। तो एम्प्लॉय को 600 रुपये की सुविधा दे रहा है, तो 600 रुपये की सुविधा भी इनकम फ्रॉम सैलरी में जोड़ा जाएगा। उसके बाद मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, प्रीमियम खुद पेमेंट कर रहा है 3500 रुपया। इसकी जो छूट मिलेगी धारा 80 से 80U के अंतर्गत छूट मिलेगी, उसको आगे देखा जाएगा। इसकी भी छूट मिलेगी धारा 80 से 80U में, लेकिन मालिक अगर पेमेंट कर रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सुविधा का मूल्य माना जाता है, यहाँ जोड़ेंगे बाद में घटाया भी जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे आप, इंटरेस्ट ऑन सेविंग दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं, अदर सोर्सेज की इनकम है। अभी अदर सोर्सेज नहीं चल रहा है, अभी सैलरी चल रहा है। सैलरी से रिलेटेड लास्ट में दिया है, एम्प्लॉयर ने, मालिक ने एक छोटी सी कार दी है, ऑफिस और प्राइवेट यूज़ दोनों के लिए। खर्चा कौन वहन करेगा? मालिक करेगा। छोटी कार है, वैल्यू ऑफ कार मालिक पेमेंट करेगा जो खर्चा लगेगा। छोटी कार है तो मैंने आपको बताया है 1800 रुपया महीना, बड़ी कार है तो उसके लिए 2100 रुपया है, 16,200 रुपया। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, होशियार हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ नहीं दिया है।
ठीक है, ड्राइवर वगैरह दिया नहीं गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 3,40,800 ग्रॉस सैलरी। 3,40,800 इसे बोला जाएगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहते हैं, डिडक्शन कर लेंगे, लेस कर देंगे, डिडक्शन कर लेंगे। डिडक्शन कितने का मिलेगा? 50,000 रुपये का। सैलरी में मिलता है डिडक्शन, 50,000 रुपये का छूट दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं 2,90,800, ऐसे लिखते चलिएगा 2,90,800। कोई बात नहीं है भैया, सैलरी वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हेडिंग डालिए अब, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी, माफ करिएगा, हाउस प्रॉपर्टी। हमेशा हमसे गलती हो जाती है तो आपका भी दायित्व बनेगा, वीडियो भले देख रहे हैं आप तो इसको आप देख लीजिएगा। भैया इनके मकान है, अगर एक किराए पर उठाते 2,000 मिलता, ये अपने किसको दे दिए? ब्रदर इन लॉ को दे दिए फ्री में। काहे फ्री में दे दिए? ठीक है, फ्री में दे दिए, उससे क्या मतलब है? मकान अगर उठाते तो पैसा मिलता, 2,000 रुपया मिलता, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, 2,000 रुपया मिलेगा। और कुछ तो दिया नहीं है पूरे साल का, 2,000 रुपया हो जाएगा। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना पेमेंट किया जा रहा है? 400 आएगा 1,600। एक का बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। लिस्ट कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 30% छूट माइनस कर दो, 416, 16 3 48, 480 आएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, लिख लीजिए 1120, हाउस प्रॉपर्टी से 1120 रुपया टैक्सेबल होगा। तो आप समझिएगा, सैलरी कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा है तो सब दिक्कत है। तो 2 आप लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसी के नीचे ऐसे जैसे बना रहे हैं, जो मेन अमाउंट होगा ऐसे ऐसे आप लिखते चलेंगे। अभी अदर सोर्सेज दिया गया है, कैपिटल गेन तो दिया नहीं गया है, छोटा सा दिया गया है अभी। और आगे इसको लिख लीजिए पहले। अब आपको 2 मैंने बता दिया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। देखो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी गई है क्वेश्चन में। अब आपको लिखना है कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी गई है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखना है आपको। तीसरे नंबर पे आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, क्या लिखा जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। इनका सेविंग अकाउंट से कितना पैसा मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट से 400 मिल रहा है, उसी 1120 के नीचे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है क्या? सब जोड़ लीजिए। क्या क्या जोड़ेंगे भाई? 1120 जोड़ लेंगे, वो पीछे वाला सैलरी वाला 2,90,800, 2,92,320, इसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम से आप डिडक्शन माइनस कर देंगे, लेस करेंगे डिडक्शन 80C से 80U, एक चीज होता है। लेकिन सबसे पहले 80C डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में आपको बताना चाहते हैं, देखो क्वेश्चन में बोला है 35 रुपया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कर्मचारी खुद कर रहा है, एम्प्लॉई खुद कर रहा है, और मालिक इसकी ओर से 600 दे रहा है, जो टैक्सेबल पीछे किया गया था। 31 से 41 रुपया 80C के अंतर्गत छूट मिल जाएगी। उसके अलावा 400 रुपया 80 TTA
आप के पास जो बुक होगी तो आप धारा 80C से 80U की कटौती जहाँ लिखी है वहाँ खोल लीजिए। 80 TTA क्या कहता है? 80 TTA देख लेते हैं। TTA कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसको ब्याज मिलता है कितना? बचत खाते पर 10,000 रुपया तक कह रहा है, 10,000 रुपया तक बचत खातों पर, तो वो कर मुक्त होगा, मतलब छूट मिल जाएगी ना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA कितना छूट मिल जाएगी? 400 की छूट मिल जाएगी। आपको ध्यान देना है, आ जाएगा 2,87,820। 2 लाख जो आंसर आ रहा है वह लिख लीजिए, इसकी छूट मिल जाएगी 87,820। इसे बोलेंगे टोटल इनकम। आपका ए वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर, व्यक्तियों की कुल आय की गणना। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने के बाद थर्ड बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करके बता देते हैं आपको। क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग पार्टिकुलर आर फर्निश यू बाई कंपनी ऑफिशियल एट विशाखापट्टनम। कोई बात नहीं, कंपनी है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है, नौकरी करता है अपना, डिडक्शन भी इसको लेना है 80C से 80U के अंतर्गत। पहला कहता है, फर्स्ट नंबर देखो, सैलरी 20,000 पर मंथ, बोनस 3 मंथ सैलरी, मतलब 20,000 रुपया महीना सैलरी मिलेगी, 3 महीने के बराबर बोनस मिलेगा। कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ सैलरी, ठीक है। उसके बाद कंपनी इज आल्सो 12%, मतलब कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इनकम फ्रॉम सैलरी का जब चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया है, शुरुआत में ही मिला है कि 12% दोनों कर रहे हैं, ठीक है। मालिक भी कर रहा है और कर्मचारी भी कर रहा है। तो बताया गया है एम्प्लॉय जो करता है 12%, वो चाहे जितना करे, कर्मचारी चाहे जितना करे, एग्जेम्प्ट होता है। मालिक का 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, वही है 12-12, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट इनको मिला हुआ है 9.5% के रेट से, ये भी मैंने बताया है। 6,575 रुपया, 9.5% तक PF पर अगर कोई ब्याज मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है। कहता है इन्होंने रिसिप्ट किया इंटरटेनमेंट अलाउंस कंपनी से 1,000 रुपया पर मंथ विथ ही क्लेम आल्सो स्पेंड एंटिटी। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है रेंट फ्री हाउस, अर्न फर्निश्ड हाउस मिला हुआ है, पॉपुलेशन 22 लाख है, फेयर रेंटल वैल्यू दी गई है 22,000 रुपया। इन्होंने पे किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3600 रुपया, पॉलिसी 30,000 की है, पॉलिसी 30 की है, पेमेंट किया है 36,000 रुपया। ध्यान देना वाली बात हो यहाँ पर होगी, आगे हम बताएंगे इसका नियम जब डिडक्शन करेंगे तब, याद रखना हमारी बात को। उसके बाद कहता है क्वेश्चन कि इन्होंने, इनका एक माइनर है, सन है, इनका पुत्र है, उस पर 850 रुपया इन्होंने पेमेंट किया है। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको स्पष्ट तौर पर आगे बताना चाहते हैं ही आल्सो ड्राइव्स, इनको इनकम है डिविडेंड से इनकम हुई है, फिक्स डिपॉजिट है शेड्यूल बैंक में, उसके बाद म्यूचुअल फंड है, कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको ध्यान देना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद आपको लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर, ठीक है, इतना आपको लिखना है। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला हेड जो होगा वही पहला कार्य माना जाएगा आपका।
इनकम फ्रॉम सैलरी हेडिंग डाल देना है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको भी नहीं होगी। तो सैलरी मिल रही है भैया देखो 20,000 रुपया महीना। बारह महीने का 2,40,000 रुपया। बोनस मिल रहा है 3 महीने के सैलरी के बराबर। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी है तो नियम कानून लगेगा छूट उट का, प्राइवेट है तो पूरा फुल टैक्सेबल होगा। कितना मिल रहा है देखो 1,000 रुपया महीना मिलेगा। ₹12,000। अब आपको हाँ देखो रेंट फ्री हाउस मिल रहा है। रेंट फ्री हाउस ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। पीछे सब कुछ पढ़ाया ही गया है बट बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट जो होते हैं उनके दिमाग से उतर जाता है। तो आपको बताना चाहते हैं पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, सैलरी का 7.5, 10 लाख से अधिक जनसंख्या ना, 10 लाख से अधिक 25 लाख से कम तो 10%, और 25 लाख से अधिक जनसंख्या तो 15%, वही सब नियम है। तो यहाँ पर सैलरी का आशय क्या होगा? सैलरी का आशय बेसिक सैलरी 2,40,000, बोनस वगैरह सब जोड़ लिया जाता है, ऑल टैक्सेबल अलाउंस जोड़ लिया जाता है। कितना हो जाएगा 2,40,000, 3 लाख 12,000 का 10%। पॉपुलेशन देख लो क्या परसेंट है। पॉपुलेशन कितना है देखो, पॉपुलेशन 22 लाख है, 25 लाख से कम है तो वेतन का 10%, तो 31,200 रुपया रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। जो मकान मिला हुआ है उसका भी जोड़ दिया जाएगा, वेतन का 10%, तो इसे बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में आपको लिखना है 3 लाख, ऐड कर लो 43,200, ठीक है, 3,43,200 लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, $50,000, 2,93,200 इनकम फ्रॉम सैलरी का मामला आ गया। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूचना दी नहीं गई है, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी गई है, कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी गई है, तो कोई बात नहीं, आ जाइए अदर सोर्सेस पे। इनकम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं भैया? तो देख लो साफ साफ दिया गया है, क्या मिला है? ब्याज मिला है 4,000 रुपया, डिविडेंड मिला है 4,000 रुपया डिविडेंड मिला है, उसके बाद ब्याज मिला है इंटरेस्ट है एफडी पर 51,000 रुपया, 51,800, 51,800 रुपया। देखो 10,000 से कम होता तो बात अलग होती। उसके बाद क्या मिला है? म्यूचुअल फंड से इनको कमाई हुई है 2,600 रुपया, पूरा टैक्सेबल कर दो 58,400, 58,400। उसके बाद आपको ध्यान देना, इसको जोड़ लीजिए, किसे बोला जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम जोड़ लीजिए, 2,93,200 कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आपका 3,51,600, ठीक है, 3,51,600। आपको आगे ध्यान देना है, इसमें छूट का मामला जो होगा, डिडक्शन, $80C से $80U, छूट का जो मामला होगा, छूट किसकी मिलेगी? जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अंशदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो अंशदान किया गया है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो अंशदान किया गया है। तो आपको एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए,
आपको ये जानकारी होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वेतन से आशय, मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है, ठीक है। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है, तो मीनिंग ऑफ सैलरी होती है 2,40,000 गुणे 12/100, इसकी छूट मिल जाएगी। मीनिंग ऑफ सैलरी होती है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद कमीशन होता है, बेसिक पे होता है। तो केवल सैलरी का मालिक वाला छोड़ दीजिए, मालिक वाले से नहीं मतलब, वो तो एग्जेम्प्ट होगा ही, लेकिन कर्मचारी भी कर रहा है तो इसी 2,40,000 का क्या परसेंट, 12%। क्वेश्चन में बोला है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड छूट मिलेगी 28,800। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या किया है, LIP, हाँ LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक किस्त जमा करेंगे। बीमा करवाया कितने का भैया, बीमा करवाया है, बीमा धनराशि इनकी जो है 30, कितना है, 30,000 है, 30,000 है, लेकिन बीमा का जो पैसा जमा कर रहे हैं, किस्त जमा कर रहे हैं 3600 एक साल में। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि बीमा धन का मतलब कि जितने का इंश्योरेंस हो उससे 10% अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको 36,000 का 10% आएगा 3600 ना, 3600 सॉरी 30,000 का 10% 3,000, 3600 पेमेंट कर रहे हैं तो 3600 छूट नहीं मिलेगी इनको। कितनी छूट मिलेगी, भले पेमेंट कर रहे हैं 3600, जितने का बीमा हो ओके 10% छूट मिलेगी बस। अपने पुत्र का करवाए हैं, माइनर सन है इनका, 850 उसका जमा कर रहे हैं, तो आपको लिख लेना है। तो कुल मिलाकर के 28,800 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की छूट मिलेगी और 3,850 कुल मिलाकर छूट मिलेगी 32, 28 3 31, 32,650 की छूट मिलेगी, 32,650, 80 सी के अंतर्गत छूट मिलेगी इनकी सबकी। आप लिख लेंगे, आपका आंसर आएगा 3,18,950 आंसर, 3,18,950 टोटल इनकम। ध्यान दीजिएगा बच्चे यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो वेतन का 12% यहाँ दान किया, लेकिन उसको बाद में छूट मिलेगी, ठीक है, उसको बाद में छूट मिलेगी। LIP 30,000 बीमा धन है, लेकिन 30,000 का 10% 3,000, 10% छूट मिलती है। ये कितना कर रहे हैं, 3500 कर रहे हैं, 500 छूट नहीं मिलेगी, इनके पुत्र वाला पूरा छूट मिल जाएगी। यह क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आगे आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्ति के कुल आय की गणना। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। कहता है डॉक्टर वर्मा इज अ टीचर, डॉक्टर वर्मा जी एक टीचर हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असेसमेंट ईयर में इनकी निम्न सूचनाएं दी गई हैं, जैसे पहला नंबर बेसिक सैलरी दिया गया है, दूसरा नंबर बेसिक सैलरी 12,000 महीना, दूसरा नंबर डियरनेस अलाउंस 45% ऑफ सैलरी, थर्ड नंबर वार्डनशिप अलाउंस 400 पर मंथ, उसके बाद फोर्थ नंबर, उसके बाद एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन, फिफ्थ नंबर रॉयल्टी फ्रॉम बुक फॉर स्कूल, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर, इशू ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर फॉरेन कंपनी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कर दिया गया है 1,60,000, कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 5,000, कंट्रीब्यूशन टू PPF 12,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कंट्रीब्यूशन के बाद कहा है प्रीमियम पेमेंट किया गया है, मेडिकल इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी डिपेंडेंट फादर इनके ऊपर डिपेंड हैं 3,000 रुपये का। डोनेशन दिया है इन्होंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 10,000 बाई चेक, कंप्यूट हेज टोटल इनकम। क्वेश्चन है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कैसे कर लोगे। तो साफ साफ अपने कॉपी में लिखिए
कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर वर्मा। आपको अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिखना है कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर वर्मा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, आपको लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर। इसको लिख लेना है, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब का असेसमेंट ईयर आपकी बुक में दिया रहेगा। तो सबसे पहला हेड होता है टोटल इनकम का, सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो आपको लिखना है पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको बताना चाहते हैं क्या दिया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी में आप देखेंगे तो सैलरी 12,000 रुपया महीना। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है सैलरी 12,000 रुपया महीना, 12 महीने का 1,44,000 सैलरी इनको मिल रही है। 12,000 रुपया महीना, एक महीने का कितना दे रहा है 12,000, और 12 महीने का 1,44,000। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है DA 45% ऑफ सैलरी। DA का मतलब डियरनेस अलाउंस एट द रेट ऑफ 45% ऑफ सैलरी। 1,44,000 का 64,800 रुपया आपको लिख देना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन में दिया है वार्डनशिप अलाउंस, पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। देखिए वार्डनशिप अलाउंस 400 रुपया महीना, 12 महीने का 4800 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इसको जोड़ लेना है, इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,13,600, 2,13,600। इसे बोला जाएगा ग्रॉस सैलरी। लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया। आपको पता है सैलरी से जो व्यक्ति पैसा कमाता है उसको छूट दी जाती है। 2,13,600 में 50,000 रुपया आप माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 1,63,600। ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी वाला सेशन हो गया, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी वाला सेशन हो गया, इसे लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद आपको दूसरी हेडिंग लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन में दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा हेड होता है। ढूंढते चलिए ढूंढते चलिए ढूंढते चलिए, कितना दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। चेक करेंगे तो आपका दिया है 9वें नंबर पर। कंप्यूटेड का मतलब होता है इसमें जो पूरा कैलकुलेशन कर लिया गया है। कंप्यूटेड का मतलब होता है पूरा कैलकुलेशन कर लिया गया है, तो उसमें कोई कंप्यूट नहीं करना है, आपको सीधा लिख देना है 1,60,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं दी है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख दीजिए। अब इनकम फ्रॉम अदर
सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्वेश्चन में ऊपर से पढ़ते चले आएंगे तो 14 दिया है। एक चौथा एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन, एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन, एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन में दिया है कई हज़ार रुपये का, 3,000 रुपये का। देख लीजिए, पढ़ते चले आएंगे तो रॉयल्टी मिला है कंप्यूट करने के बाद 22,500 का। रॉयल्टी भी, रॉयल्टी से अगर कोई पैसा कमाता है अदर सोर्सेज में ही आता है। ये सब सारी चीज़ें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 5,000 रुपये का ब्याज मिला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीएफ वाला यहाँ नहीं दिखाना है भी आपको, ठीक है। पीएफ वाली छूट मिलेगी इनको। पीएफ में 12,000 पेमेंट किया है, उसके बाद 17,000 पीपीएफ में पेमेंट किया है। 12 और 5 दो चीज़ें हैं, पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दोनों की छूट मिल जाएगी, प्रीमियम की छूट मिल जाएगी। तो आपको लिखना है आगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया गया, इसमें देख लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 7वें नंबर पे 3,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 7,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया गया है। तो इसको सबको 7 नहीं दिया, 3 दिया, सॉरी 3 दिया, देख लीजिएगा आप लोग 3,000 रुपये का। उसके बाद फॉरेन कंपनी से 25 रुपये का डिविडेंड में मिला है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना मिला है 2500 रुपया, 2500 रुपया। तो इसको जोड़ लेंगे, देख लीजिएगा 3,000, 22,500, 5,000, 3,000, 2500 जोड़ लेंगे, आ जाएगा 36,000। इसको आप ऐड कर लेंगे, जब इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका आएगा कितना 3,59,600, 3,59,600। इसे बोला जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद कोई सूचना नहीं दी गई है इनकम से रिलेटेड, ग्रॉस टोटल इनकम, इसको लिख लेंगे। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ, लेस करेंगे डिडक्शन 80C से 80U, 80C से 80U का डिडक्शन आप यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डिडक्शन किसका मिलेगा आपको पता होना चाहिए, जो प्रीमियम भुगतान कर रहा है, किस्त भुगतान कर रहा है अपने फादर का, धारा 80D देख लीजिएगा, जो प्रीमियम भुगतान कर रहा है इनके अपने पिताजी का, तो उसका छूट मिलेगी 80 के अंतर्गत। तो लिखना है आपको प्रीमियम 80D, 80D के अंतर्गत कितने की छूट मिलेगी 3,000 रुपये की छूट मिलेगी। और जो डोनेशन दे रहा है अप्रूव इंस्टीट्यूट को 80G के अंतर्गत डोनेशन की छूट मिलेगी 5,000 रुपया। उसके बाद 17,000 रुपया पीएफ 80C, 80C में 80C में पीएफ, 80C में होता है पीएफ, पीएफ की छूट मिलेगी कितना समझ रहे हो, पीएफ की छूट मिलेगी 17,000 रुपया, 17 3 20 25,000 रुपया, 25,000 माइनस करने के बाद 3,54,500, 25,000 माइनस कर दीजिए 3,54,500 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 5वां नंबर। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इस वीडियो के माध्यम से आगे चलते हुए आपको मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कहता है विजय कुमार इज एम्प्लॉयड म्यूजिक हाउस कॉरपोरेशन। विजय कुमार जी हैं, म्यूजिक हाउस कॉरपोरेशन में नौकरी करते हैं। कहा गया है प्रोग्राम
डायरेक्टर हैं। मंथली इनको 30,000 रुपया महीना मिलता है। डियरनेस अलाउंस 1500 रुपया पर मंथ मिलता है। कंट्रीब्यूट किया जा रहा है 20% ऑफ सैलरी का, ठीक है। द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इक्वल कंट्रीब्यूशन बाई कॉरपोरेशन, कंपनी भी 12% इनके सैलरी का करती है और खुद भी 12% अपनी सैलरी का करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इनके आरपीएफ में जो पैसा जमा हुआ है उस पर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा हुआ है उस पर 10.5% के रेट से इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद कह रहे हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस पूरे साल का 66,800 रुपया मिलता है। उसके बाद आपके लिए आगे कहता है इनके पास और भी कमाई है, सैलरी के अलावा कमाते हैं। टेल्को कंपनी में इनका इक्विटी शेयर है, वहाँ से डिविडेंड कमाते हैं 2,000 रुपया। डिविडेंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से 500, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड 4,000। विनिंग हॉर्स, इनके पास घोड़ा है, उससे घोड़ा दौड़ा करके कमाते हैं 8,000। प्राइस जीते हैं यूपी स्टेट लॉटरी में 1 लाख। उसके बाद कार्ड गेम खेल लिए हैं, ताश का पत्ता खेल लिए हैं, 5,000 वहाँ से कमा लिए हैं। कोई बात नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। तो हमारे आधार पे आप पढ़ेंगे तो आसान है, नहीं तो आप जाने, क्योंकि लाइन से सब कुछ सिस्टम से किया जाता है। यहाँ पर इनकम टैक्स की यही खासियत है, सब कुछ आप लिख लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ विजय कुमार इनका नाम है, लिख सकते हैं आप, ऑफ विजय कुमार, इतना आप अपनी कॉपी में ऐसे आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका मैं दावा करता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है भाई, टोटल इनकम का पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको बताना चाहते हैं भैया इनको मिल रहा है 30,000 रुपया महीना। लिखिए, ऐसे लिखते चलिए हमारे साथ। सैलरी इनको मिल रहा है 30,000 पर मंथ, 12 महीने का, ऐसे लिख लीजिए 3,60,000। डीए इनको मिलता है, देखो डीए इनको मिलता है 1,500 रुपया महीना। डियरनेस अलाउंस को महंगाई भत्ता बोलते हैं। 1500 गुणे 12 हो जाएगा कितना, 18,000 रुपया। डीए के अलावा आपको बताते हैं, अब मामला अलग है थोड़ा से। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यानी कि वैधानिक भविष्य निधि में खुद सैलरी का 12% और कंपनी भी इनके सैलरी का 12 यानी कि 12% डालती है। तो मैंने नियम बताया है, जब इनकम फ्रॉम सैलरी वाला चैप्टर पढ़ाया है तो मैंने भैया नियम का बताया है, मैंने नियम बताया है वेतन का 12% तक मालिक का मतलब कंपनी का एग्जेम्प्ट होता है। 12 कर रहा है तो एग्जेम्प्ट होता है। खुद 12% तक, चाहे 12 करें, चाहे 14 करें, चाहे 15 करें, खुद का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। तो 12% तक है तो कोई बातें नहीं है, कोई बातें नहीं है तो उसको लिखबे मत करो। एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है, दोनों का एग्जेम्प्ट है, कोई बात नहीं है। लिखना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आरपीएफ जो दिया गया है, क्या % दिया गया है, आरपीएफ जो दिया हो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो आरपीएफ दिया होगा 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है इनको जो मिल रहा है 10.5% के हिसाब से। लिखना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ 9.5%। एक्सेस का मतलब होता है 9.5% तक दें तो एग्जेम्प्ट, 9.5% से ज़्यादा दें तो टैक्सेबल होता है। कोई बात नहीं है, 10% मिल रहा है तो 1% ज़्यादा है।
आपको बताना चाहते हैं कितना मिल रहा है। टोटल पैसा इन्होंने दिया है 2100। जो एक ऐसे निकाला जाएगा 2100 भागे 10.5 है, कितना फालतू है 1%। ऐसे भाग करके निकाला जाएगा। देखो आता है कि नहीं आता है। इसमें भी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी स्टूडेंट से, ठीक है। इस लिखना पड़ेगा 2100 भागे 10.5 गुणे 1। 200 रुपया इनको ज़्यादा मिला है, मतलब 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। 10.5% मिला है, 1% ज़्यादा, जो ज़्यादा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा दिया है इंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इंटरटेनमेंट अलाउंस में उसको छूट मिलती है। प्राइवेट है तो पूरा टैक्सेबल। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना, इंटरटेनमेंट अलाउंस 66,800 रुपया। जोड़ लिया जाएगा 4,45,000 आ जाएगा। जोड़ लीजिए 4,45,000। इसे बोला जाएगा ग्रॉस सैलरी। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, इसमें से लेस कर लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कै हज़ार। आपको जानकारी होनी चाहिए 50,000 की तो छूट मिल जाती है। लिख देना है 3,95,000। 3,95,000 इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया 3,95,000। इतना कार्य आपका समाप्त होता है। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी गई है, कोई बात नहीं है। ये जगह थोड़ी कम पड़ेगी, मैंने अंदाज़ा मार दिया, तो इसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 3,95,000। हम ऊपर से नीचे चलते आएंगे। आपको लिखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ध्यान दीजिएगा। और हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया है, बिजनेस प्रोफेशन नहीं दिया है, कैपिटल गेन नहीं दिया है। आपको लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। हम आपको क्या बताना चाहते हैं, तो कह रहा है डिविडेंड मिल रहा है टेल्को कंपनी से। लिखिए डिविडेंड फ्रॉम टेल्को कंपनी। टेल्को कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है इनको 2,000 रुपया, अदर सोर्सेज में ही आएगा, इसको आप ध्यान देंगे। डिविडेंड मिल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। दूसरा लिखना है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कोऑपरेटिव सोसाइटी से 500 रुपया। तीसरा नंबर म्यूचुअल फंड से जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 4,000 रुपया। उसके बाद चौथा नंबर आपको ध्यान देना है, इनको मिल रहा है घोड़ दौड़ से जीते हैं ग्रॉस 8,000 रुपया। ग्रॉस का मतलब TDS नहीं कटा है। हॉर्स रेस से जीते हैं 8,000 रुपया। उसके बाद दिया गया है लॉटरी प्राइज़। लॉटरी प्राइस से जो पैसा मिला हुआ है 1,00,000 रुपया। उसके बाद कार्ड गेम से लॉस हुआ है। देखो लॉस हुआ है तो आपको ध्यान दीजिएगा, कार्ड गेम से, लॉटरी से ये सबसे घाटा हो जाएगा तो छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, जोड़ लीजिए 1,14,500। उसी के नीचे से लिख लिए 1,14,500। इसके पहले जो हमने लिखा था 3,95,000, दोनों को जोड़ दीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम आपका आ जाएगा कितना, 5,09,500। इसके पहले वाला भी जोड़ लीजिएगा 5,09,500। उसके बाद लेस करेंगे डिडक्शन
जो डिडक्शन मिलेगा 80C से 80U, 80C से 80U में आपको बताना चाहते हैं जो इन्होंने RPF में अंशदान किया है वेतन का कै परसेंट, RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वेतन का 12% इन्होंने खुद किया है और इनके मालिक ने भी किया है। भैया वेतन का मतलब होता है यहाँ पर मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन मतलब डियरनेस अलाउंस, ठीक है, कमीशन और डियरनेस पे मतलब महंगाई वेतन। तो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं 3,60,000 गुणे 12 भागे 100 जो खुद अंशदान किया है इन्होंने, तो वेतन में यही एक मिलेगा 3,60,000, बाकी सब कुछ नहीं मिल रहा है। DA मिल रहा है लेकिन DA अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मालिक वाला नहीं, जो इन्होंने खुद अंशदान किया है अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। इसको जोड़ने के बाद ये हो आएगा, इसी का 43,200 छूट मिल जाएगी। आपका निकल के आ जाएगा कितना, 4,66,300, 4,66,300। इसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम के बाद टोटल इनकम। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।